हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम वाले पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है यहाँ पे हम करेंगे भाग 4 को, यानी कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे डीपीएसपी है, जिसको हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि उनको पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ, मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होने के लिए, तो आप सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करोगे हर्षिता मैम की पाठशाला, तो आपको वहाँ पे मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है, टेलीग्राम चैनल जो है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम आपकी जो क्लासेस है उनकी फ्री PDF कहाँ पर मिलेगी, या फिर फ्री नोट्स जो है वो हमको कहाँ पर मिल सकता है, पॉलिटिकल साइंस की फ्री स्टडी मटीरियल्स जो हैं वो बेसिकली हमको कहाँ पे मिल सकते हैं। तो जो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, वहाँ पे आपको काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से जुड़े हुए काफ़ी सारे फ्री स्टडी मटेरियल देखने को मिलेंगे, और काफ़ी सारे एग्जाम्स जो होते हैं उनसे जुड़े हुए काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल जो है वो भी मैं यहाँ पर ही पोस्ट करती हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होने के लिए, तो आप सिंपली सर्च करोगे टेलीग्राम पर हर्षिता मैम की पाठशाला, तो आप उसके साथ में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, वो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास को, जो कि रहने वाली है हमारा पार्ट 4। जो हमारा पार्ट 3 था, भाग 3 जो आता है हमारे संविधान में, जो कि हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। हमने 2 से 3 क्लासेस पढ़ी है, जहाँ पे हमने पूरे भाग 3 को अच्छे से कवर किया है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी है। अब आपके कोई भी क्वेश्चन आता है भाग 3 से जुड़ा हुआ, तो आई होप अब आप कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, क्योंकि अच्छे से पूरी थ्योरी भी पढ़ ली है, और उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आपके आए थे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, वो भी अलग अलग एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस भी हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो अब भाग 3 से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आता है, अब आपको उसमें गलती नहीं करनी है। ठीक है, बस क्या करना है, वीडियो को एक बार देख लेना, जब भी एग्जाम आए तब उसको रिवाइज कर लेना, या फिर जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वीडियो को देखकर उनको रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो आपका सारे कॉन्सेप्ट जो है वो उसके वापस से अच्छे से रिविजन हो जाएगा। ठीक है, अब आज की क्लास में हम करने वाले हैं भाग 4 को। हम ऐसे करके धीरे धीरे एक एक जो हमारा पहला पार्ट है, जो एक एक हमारा भाग है संविधान का, वो हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे, और फिर आपका सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पूरी पॉलिटी जो है वो आपकी इजीली कवर हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल से सरल एक्सप्लेनेशन में आपकी सारी पॉलिटिकल साइंस में कवर करवा दूंगी। ठीक है, तो आज हम भाग 4 को पढ़ने वाले हैं। एक ही वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ा नहीं ये लेसन आपका। अच्छे से हम पहले थ्योरी को कवर करेंगे 20 से 25 मिनट में, फिर लास्ट में कुछ है ना 10-15 मिनट में हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जैसे हम हर क्लास में करते हैं। ठीक है, आज भाग 4 करने वाले हैं, जहाँ पे डीपीएसपी आते हैं हमारे। जो हमारा संविधान है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो भाग 4 में हमारे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाग 4 जो डीपीएसपी है, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, ये बेसिकली होते क्या हैं, और फिर समझेंगे कि कितने नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमारे संविधान में दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बोरोड दिस आइडिया फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इन 1937, यानी कि ये जो विचार है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, वो हमने कहाँ से लिए हैं, वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। आयरिश जो आपकी है ना कॉन्स्टिट्यूशन है, आयरलैंड का जो संविधान है, हमने वहाँ से लिए हैं 1937 से। ठीक है, विच हैड कॉपीड इट फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो इन्होंने स्पेनिश संविधान से कॉपी किए थे। ठीक है, तो हमने बेसिकली कहाँ से लिए हैं, वो आपको याद रखना है कि हमने हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। अब हमने जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, वो कहाँ से लिए थे, वो लिए थे हमने US से, मैंने आपको बताया भी था वीडियो के अंदर। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं, ये लिए हैं हमने आयरलैंड से। तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी पता होनी चाहिए कि कौन सा सोर्स जो है वो हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो कौन कौन से अलग अलग सोर्सेज से ले रखे हैं। ठीक है, फिर दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन, वे अपने उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं होते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था, जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं, वो आपके एनफोर्सेबल इन नेचर होते हैं, यानी कि उनको आप अदालत में कानूनी रूप से लागू कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत, हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल के तहत, है ना, और जाकर बोल सकते हो कि भाई मेरे ये मौलिक अधिकार है, इनका ऐसा ऐसा हनन जो है वो हो रहा है। तो कोर्ट जो है उसके पास में ये राइट है, वो कुछ रिट्स को इशू करती है। मैंने आपको बताया भी था, 5 रिट्स पढ़ाए थे आर्टिकल 32 के तहत, है ना। तो कोर्ट जो है, आप कोर्ट में जा सकते हो, कंप्लेन लिखवा सकते हो, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार जो है, अगर वो हनन होते हैं तो। लेकिन अगर आपके डीपीएसपी हनन होते हैं, तो इनके पास में एनफोर्सिएबल का कोई भी अधिकार नहीं है, यानी कि कानूनी रूप से इनको लागू करने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये क्या है, ये आपके वॉलंटरी इन नेचर होते हैं। डीपीएसपी जो है वो आपके वॉलंटरी का मतलब ऑप्शनल,
ऑप्शनल यानी कि चॉइस के आधार पे, अगर किसी राज्य के है ना चॉइस है, वो इस नीति निर्देशक तत्व को लागू करना चाहता है तो वो कर भी सकता है। अगर किसी राज्य की चॉइस नहीं है तो वो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि नहीं ये जो नीति निर्देशक तत्व बताए हुए हैं भाग 4 में अब वो तुमको करने ही करने, वरना तुमको जेल हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, वो क्या है, वॉलंटरी इन नेचर है, वो ऑप्शनल है, वो उसकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। कोई राज्य की सरकार चाहती है तो वो किसी नीति निर्देशक तत्व को अपना भी सकती है, नहीं चाहती है तो नहीं भी अपना सकती है। ठीक है, तो इसलिए बताया हुआ है कि जो आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्व है वो क्या है, नॉन एनफोर्सिएबल इन नेचर है। नॉन एनफोर्सिएबल का मतलब होता है कि अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। अगर आपके डीपीएसपी का हनन होता है तो आप कोर्ट में जाकर नहीं कह सकते हो कि ये मेरे डीपीएसपी का हनन हो रहा है, क्योंकि ये है ना, बोलते हैं ना, ये कंपलसरी नहीं है। कोई चीज़ अगर कंपलसरी होगी तो वो आपको करनी ही पड़ेगी, नहीं करोगे तो उसके लिए आपके है ना सजा भी हो सकती है, उसके लिए आप कोर्ट में भी जा सकते हो। पर ये जब कंपलसरी ही नहीं है तो फिर आप कोर्ट में है ना किस अकॉर्डिंग जाओगे कि भाई ये मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, ये मेरे है ना डीपीएसपी का हनन हो रहा है, जब ये कंपलसरी है ही नहीं। ये तो खुद ही वॉलंटरी नेचर है, यानी कि खुद ही ये तो चॉइसेबल है। अगर राज्य की इच्छा है तो वो कर सकता है, नहीं इच्छा है तो वो नहीं करेगा, तो इसलिए ये नॉन एनफोर्सिबल इन नेचर है। ठीक है, अब जो आपके जितने भी डीपीएसपीज होते हैं ये आपके अलग अलग भाग में बटे हुए हैं, जैसे कि आपके गांधीयन प्रिंसिपल यानी कि गांधीवादी सिद्धांत जो है वो आते हैं आपके आर्टिकल 40 में, 43 में, 43B में, 46, 47 और 48 में। ऐसे करके आपके जो जितने भी आपके डीपीएसपी है वो आपके अलग अलग प्रिंसिपल्स में, अलग अलग सिद्धांतों में बटे हुए हैं। लेकिन अगर आप ऐसे अलग अलग सिद्धांत के माध्यम से पढ़ोगे तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमको क्या करना है, हमको शुरू से लेकर आखिरी वाला आर्टिकल जो है उसको एक साथ में ही पढ़ते हुए चलना है। बस ये याद रखना कि जो आपके गांधीयन प्रिंसिपल हैं, जो आपके गांधीवादी सिद्धांत है, वो कौन कौन से आर्टिकल को कहते हैं। तो वो कहते हैं हम आर्टिकल 40 को, 43 को, 43B को, 46 को, 47 को और 48 को। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपको अलग अलग आर्टिकल दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ इनमें से कौन से आर्टिकल जो है वो आपके गांधीयन सिद्धांत कहलाते हैं, या फिर गांधीयन प्रिंसिपल्स में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, और बहुत सारे आपको आर्टिकल दे देंगे। तो अब बस आपको ये पता होना चाहिए कि 40, 43, 43B, 46, 47 और 48 6 ऐसे आर्टिकल है जिनको हम गांधीवादी सिद्धांत यानी कि गांधीयन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आपके जो डीपीएसपी है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी पोजीशन कहाँ पे है, कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 4 में बताए हुए हैं। काफी हमारा जो संविधान है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। तो भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार हैं, भाग 4 में हमारे डीपीएसपी है। और भाग 4 में आर्टिकल कितने आते हैं, अनुच्छेद कितने आते हैं, अनुच्छेद आपके आते हैं 36 से लेकर 51 तक यानी कि 51 तक। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल टोटल ये 51 तक आपके जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे आपकी डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की ही बात करते हैं। ठीक है, तो हमने भाग 3 देखा था जहाँ पे हमने 12 अनुच्छेद से शुरू करा था, 12 से लेकर 32 तक सारे फंडामेंटल राइट्स देखे। फिर 33, 34, 35 आपके कुछ अलग है ना चीज़ों के बारे में बात करने वाले अनुच्छेद थे, वो भी हमने देख लिए। 35 फिर खत्म हो गया भाग 3। अब 36 से यानी कि 36 आर्टिकल से आपका डीपीएसपी जो है भाग 4 जो है वो शुरू हो जाता है और ये कहाँ तक चलता है, आपके 51 आर्टिकल तक, यानी कि जो आपका अनुच्छेद 51 है, 51 वाला आर्टिकल है, यानी कि 36 से लेकर 51 तक आपके आते हैं डीपीएसपी। ठीक है, और फिर अब हम देखेंगे भाग 4A, पार्ट 4A भी है हमारा, जहाँ पे हमारे पास में फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, जिसमें हमारा एक ही आर्टिकल है जो कि 51A, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम डीपीएसपी को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन था, क्या डीपीएसपी क्या होते हैं, कहाँ पे ये हमारी पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब हम शुरू करते हैं और एक एक आर्टिकल को पढ़ते हैं, एक एक अनुच्छेद को पढ़ते हैं, एक एक डीपीएसपी को समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने बता दिया है कि जो डीपीएसपी है ये कंपलसरी नहीं है। जो भी मैं आपको अनुच्छेद पढ़ाऊंगी, जितने भी मैं आपको डीपीएसपी पढ़ाऊंगी, ये मत सोचना कि ये सारे कंपलसरी है और राज्य को ये करने ही पड़ेंगे। नहीं, डीपीएसपी जो है वो वॉलंटरी नेचर है, यानी कि वो कंपलसरी नहीं होते हैं, वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी इच्छा है तो वो किसी को लागू कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जो आपके मौलिक अधिकार है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स है ना, वो तो दे रखे हैं किसको, वो इंडिविजुअल को दे रखे हैं। लेकिन जो आपके डीपीएसपीज जो हैं वो दे रखे हैं किसको, राज्य को, यानी कि स्टेट को दे रखे हैं। तो ये भी आपका जो डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार जो है वो इंडिविजुअल को दे रखे हैं कि भाई हर एक इंडिविजुअल, जो भी समाज में रहने वाला इंडिविजुअल है, जो भी सिटीजन, जो भी नॉन सिटीजन्स हैं, है ना, कुछ राइट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही हैं, कुछ है जो सिटीजन नॉन सिटीजन सबके लिए हैं। तो जो भी हमारे समाज में रहने वाले लोग हैं हमारे इंडिया के अंदर, उनको कुछ ना कुछ अधिकार जो है वो दिए हुए हैं। तो ये हर एक इंडिविजुअल को देते हैं हम फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। लेकिन
डीपीएसपी जो है वो इंडिविजुअल के लिए नहीं है, वो राज्य के लिए है। जितने भी आपके राज्य आते हैं आपके इंडिया के अंदर, उन सभी राज्यों को ये सारे डीपीएसपी जो है वो बताए हुए हैं। अगर राज्य इन सभी डीपीएसपी को फॉलो करता है अपने राज्य के अंदर, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसका प्रशासन जो है वो अच्छे तरीके से चल पाएगा और एक कल्याणकारी राज्य जो है वो बन पाएगा। यानी कि एक वेलफेयर स्टेट जो है, जहाँ पे सभी का भला होगा, सभी का कल्याण होगा और राज्य जो है वो अच्छे तरीके से सुशासन जो है उसके अंदर हो पाएगा। इसकी आशा करके ये सारे आपके डीपीएसपी जो है वो बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस जो है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारे आर्टिकल 36 से, यानी कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 36 है, अनुच्छेद 36 जो है वो क्या कहता है। अनुच्छेद 36 जो है उसमें स्टेट की डेफिनेशन आती है। अब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स जब करवाए थे भाग 3, तो वहाँ पे 2 आर्टिकल बताए थे। एक आता है अनुच्छेद 12, एक आता है आपका अनुच्छेद 13। ठीक है, अनुच्छेद 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 जो है वो आपके राज्य की डेफिनेशन देता है, राज्य की परिभाषा देता है, राज्य कैसा होना चाहिए। अनुच्छेद 13 क्या बात करता है, अब राज्य को चलाने के लिए कुछ कानून, कुछ नियम की जरूरत है। अब वो नियम कैसे होंगे, उन नियमों की परिभाषा देता है, यानी कि लॉ की डेफिनेशन देता है आपका अनुच्छेद 13। ये आपको याद है ना, नहीं याद है तो वापस से जाके वीडियो को देखना, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रही हूँ यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आर्टिकल 36, आर्टिकल 37 जो है वो आपका सेम टू सेम है आर्टिकल 12 और 13 के जैसा ही। आर्टिकल 12 क्या कहता है, राज्य की डेफिनेशन देता है, वैसे ही आर्टिकल 36 जो है वो भी आपके राज्य की परिभाषा देता है कि राज्य जो है वो कैसा होना चाहिए। वो सेम टू सेम डेफिनेशन यहाँ पे बताई हुई है, कोई अलग नहीं है। जो 12 आर्टिकल में दे रखी है वही सेम टू सेम डेफिनेशन 36 आर्टिकल में भी दे रखी है। ठीक है, फिर 13 आर्टिकल में बताया हुआ है कि लॉ कैसा होना चाहिए, लॉ की डेफिनेशन क्या है, वही सेम लॉ की डेफिनेशन जो है वो आपके आर्टिकल 37 में दे रखी है। ठीक है, लेकिन 37 में एक और बात बताई हुई है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो आपके ये ना डीपीएसपीज होते हैं ये अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं होते हैं, यानी कि ये नॉन एनफोर्सेबल इन नेचर होते हैं। तो ये बात भी आपकी बताई हुई है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 37 के तहत। ठीक है, तो ये आपको 2 आर्टिकल जो है 12-13 से रिलेट करके आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब अगला आता है आपका आर्टिकल 38, यानी कि अनुच्छेद आपका 38 जो है वो क्या बात करता है। अनुच्छेद 38 कहता है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य के प्रचार के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए लोगों का कल्याण। जो आपका राज्य है, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, उसको कुछ ऐसे काम करने चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कल्याणकारी राज्य जो है वो बन सके, लोगों का कल्याण हो सके, लोगों का वेलफेयर हो सके। ठीक है, अब वही ये कंपलसरी नहीं है कि राज्य को ऐसी चीज़ें करनी ही पड़ेगी जिससे कल्याणकारी राज्य बने, जिससे लोगों का भला हो, जिससे लोगों का वेलफेयर हो। उसकी मर्जी है तो वो करे, नहीं मर्जी तो ना करे। अब एक और फिर क्वेश्चन उठता है कि मैम अगर किसी के ऊपर कोई हम दबाव डालेंगे ही नहीं तो तब तक वो इंसान काम करेगा ही क्यों। बिल्कुल सही बात है भाई, जब तक किसी पे कोई दबाव नहीं पड़ेगा तो वो काम क्यों करेगा। अब अगर हम राज्य की बात करते हैं तो अगर हम किसी भी स्टेट के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे तो वो किसी काम को करेगा, अदरवाइज वो भी किसी काम को नहीं करेगा। लेकिन डीपीएसपी में तो ऐसी कोई बात ही नहीं बताई हुई है कि भाई है ना आपको कंपलसरी इनको फॉलो करना ही है। ये तो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। उसकी मर्जी होगी तो वो किसी को अपनाएगा, किसी अनुच्छेद को है ना अपनाएगा, किसी उसकी मर्जी नहीं होगी तो वो नहीं लागू करेगा। तो फिर वो लागू करेगा ही क्यों, वो इसलिए लागू करेगा अगर इनमें से जितने भी आपकी डीपीएसपी है, अगर राज्य जो है वो आपके इनमें से कोई भी डीपीएसपी को अपनाता है तो क्या होगा, लोगों का भला होगा, लोगों का वेलफेयर होगा। लोगों का वेलफेयर होगा यानी कि वो सरकार दोबारा से आने के चांसेस होंगे। अगर नहीं लोगों का भला करेंगे तो सरकार वापस नहीं आएगी। तो यानी कि इनडायरेक्टली उनको ये कंपलसरी हो जाता है डीपीएसपी को फॉलो करना। अगर वो दोबारा से चाहते हैं अपनी सत्ता में आना, अपनी गवर्नमेंट को लेकर आना, तो वो डीपीएसपी को फॉलो करेंगे, लोगों का भला करेंगे, कल्याणकारी राज्य बनाएंगे। नहीं चाहते हैं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 38 क्या बात करता है कि राज्य को क्या करने चाहिए, ऐसी चीजों का, ऐसे सोशल ऑर्डर लेकर आने चाहिए राज्य के प्रचार के लिए, एक सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए जहां पे लोगों का कल्याण हो सके, कल्याणकारी राज्य जो है उसकी स्थापना हो सके। ठीक है, 39 आर्टिकल क्या कहता है ना, अनुच्छेद जो आपका 39 है वो क्या कहता है, सर्टन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। नीति के कुछ ऐसे सिद्धांत होने चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन होनी चाहिए जो राज्य द्वारा जिनको है ना पालन करना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसे आपकी नीति होनी चाहिए, कुछ ऐसे सिद्धांत होने चाहिए जिसको राज्य को भी पालन करना चाहिए उनका। ठीक है, आर्टिकल 39A क्या बात करता है, अब जो आपके है ना अनुच्छेद 39 है वो आपका 39 भी है और 39A भी है, तो दोनों अलग अलग अनुच्छेद हैं। ये मत सोचना कि 39 जो A है वो 39 का ही भाग है। अब यहाँ पे भी आपको संविधान को समझने की जरूरत है। हमने संविधान में जो आर्टिकल को मेंशन करा है वो किस तरीके से करा है, एक तो हमने करा है छोटे
अल्फ़ाबेट से, है ना, स्मॉल ABCD से, और एक हमने करा है कैपिटल ABCD से। हमने बचपन में पढ़ी थी स्मॉल ABCD और कैपिटल ABCD। तो स्मॉल ABCD कहीं पे भी आपको अगर स्मॉल ABCD दिखेगा तो यानी कि वो उसी अनुच्छेद का भाग है, ठीक है। कहीं पे भी आपको अगर कैपिटल ABCD देखने को मिलती है, कैपिटल A कैपिटल B, तो ये मत सोचना कि वो उसी अनुच्छेद का भाग है, यानी कि वो एक अलग अनुच्छेद है। जैसे कि मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 19, राइट टू द फ्रीडम, है ना, फिर स्वतंत्रता का अधिकार है हम सबको। अब इस 19 आर्टिकल में हमने 6 और अलग अलग आर्टिकल देखे थे, ABCD E और G वाले। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप पढ़ोगे ना इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको आर्टिकल यहाँ पे देखने को मिलेंगे 19 और फिर स्मॉल A, 19 फिर स्मॉल B, फिर C, फिर D, ऐसे करके आपको स्मॉल ABCD यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसका क्या मतलब होता है, ये जो है जितने भी 6 आर्टिकल हैं वो आपके 19 के ही भाग है, यानी कि 19 के ही पार्ट हैं आपके बचे हुए 6 अनुच्छेद, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 19A, ये हिंदी में तो खैर A लिखा हुआ है, इंग्लिश में देखोगे तो यहाँ पे कैपिटल A लिखा हुआ है। कैपिटल A यानी कि ये जो आपका 39 आर्टिकल है उसका हिस्सा नहीं है, ये एक सेपरेट अलग से अनुच्छेद दे रखा है हमारे संविधान के अंदर। तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज कैसे लिखी हुई है, ठीक है। तो अब आपका जो आर्टिकल 39A है, जो कि आपका एक सेपरेट अनुच्छेद है, सेपरेट आर्टिकल है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी कि सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता जो है वो लोगों को प्रोवाइड होनी चाहिए। इक्वल जस्टिस जो है वो हमको देना है। अगर कोई भी राज्य जो है अपने राज्य में इक्वल जस्टिस की भावना को उत्पन्न करता है, इक्वल जस्टिस की भावना को डेवलप करता है, तो राज्य जो है वो कल्याणकारी बनेगा ही बनेगा। तो DPSP का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, इक्वल जस्टिस देकर, लोगों को समान न्याय देकर। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है कोई गरीब है, तो है ना, अमीर गरीब के अनुसार, काले गोरे के अनुसार, है ना, अलग अलग चीज़ों के अकॉर्डिंग सबके लिए न्याय जो है वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए, तभी एक कल्याणकारी राज्य जो है वो बन सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या बताया हुआ है, फ्री लीगल एड, यानी कि मुफ्त कानूनी सहायता जो गरीब लोग हैं। अब ये मत सोचना कि फ्री लीगल एड जो है वो सभी को मिलेंगे, यानी कि अंबानी को भी मिलेंगे, नहीं। यहाँ पे ये फ्री लीगल एड जो है ये पुअर्स के लिए बताया हुआ है, जो गरीब लोग हैं, जो आपकी पॉवर्टी लाइन के बिलो आते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे मुफ्त कानूनी सहायता देने की बात हुई है। अगर वो खाने को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर वो न्यूट्रिशियस फूड को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो उनको प्रोवाइड करे राज्य, ठीक है। वो अगर हेल्थ से जुड़ी हुई फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो राज्य का काम बनता है, ये राज्य की ड्यूटी बनती है कि वो सारी चीज़ें जो है वो गरीब लोगों को भी प्रोवाइड करे, ठीक है। तो फ्री लीगल एड जो है वो पुअर्स के लिए है, सभी के लिए नहीं है भाई। जो ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो फिर राज्य क्यों ही देगा, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको ही तो देगा ना, ये सारी फैसिलिटी गरीबों को ही तो प्रोवाइड करेंगे। तो फ्री लीगल एड्स जो है वो आपके गरीब लोगों के लिए ही है, ठीक है। तो दो चीज़ें बात होती है इसमें 39A में, एक तो बात होती है सामान्य न्याय की, इक्वल जस्टिस की, एक बात होती है फ्री लीगल एड की, मुफ्त कानूनी सहायता की, ठीक है। अगला आता है आपका अनुच्छेद 40, आर्टिकल नंबर 40। अनुच्छेद 40 क्या बात करता है, ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। राज्य की ये नीति निर्देशक तत्व बताए हुए हैं, राज्य की ये ड्यूटी बनती है कि वो विलेज पंचायत को भी ऑर्गेनाइज करे, यानी कि पावर जो है वो सेंट्रलाइज तरीके से नहीं होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए पावर का, ताकि जो आपकी पावर है वो विलेज लेवल के, है ना, पास में भी जाए। जो आपकी विलेज पंचायत है, जो आपकी ग्राम पंचायतें हैं, उनके पास में भी पावर जाएगी, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन जो है वो सही ढंग से हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया हुआ है कि जो आपके राज्य है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो विलेज पंचायत यानी कि ग्राम पंचायतों का संगठन करे, उनको ऑर्गेनाइज करे, ताकि प्रशासन जो है वो सही ढंग से हो सके, सुप्रशासन जो है वो हो सके, ठीक है। फिर आपका आर्टिकल 41 क्या कहता है, अनुच्छेद 41 क्या कहता है, राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन की बात करता है, यानी कि आपका है ना काम का अधिकार है और आपको शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। हर एक इंसान को काम करने का अधिकार है, आप किसी से भी उसका अधिकार नहीं छीन सकते हो कि भाई नहीं तू काम नहीं कर सकता, तेरा ये जेंडर है, तेरा ये लिंग है ना, तू यहाँ से बिलोंग करता है, तो वहाँ से बिलोंग करता है, तो तेरे को काम करने का अधिकार नहीं है, तेरे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। ये राज्य की ड्यूटी बनती है कि वो सभी को काम करने का अधिकार प्रोवाइड करे और सभी को शिक्षा का अधिकार प्रोवाइड करे, ठीक है। कोई भी काम करने के अधिकार से और शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए, ये इंश्योर करने की ड्यूटी किसकी है, राज्य की है, ठीक है। तो आर्टिकल 41 जो है वो ये बात करता है। मैं सारे ही आर्टिकल आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप जब एग्जाम टाइम आपका पास में आ जाएगा तो आप इनको फटाफट से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब आर्टिकल 42 क्या बात करता है, अनुच्छेद 42 बात करता है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि काम की न्यायोचित और मानवीय स्थितियों
और प्रसूति सहायता का प्रावधान करना। प्रसूति सहायता को प्रावधान करना यानी कि जो भी आपके मैटरनिटी रिलीफ होती है या फिर जो भी आपकी ह्यूमन कंडीशंस होती है, काम करने के लिए जो भी ज़रूरत होती है एक इंसान को, या फिर एक इंसान की जो भी ज़रूरतें होती है, वो ड्यूटी बनती है राज्य की कि वो सारी ज़रूरतें जो है वो उसको प्रोवाइड करे। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है मैटरनिटी रिलीफ के बारे में, अगर विमेंस को मैटरनिटी रिलीफ की ज़रूरत है तो राज्य की ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे प्रावधान को लागू करे कि जिन भी विमेंस को मैटरनिटी रिलीफ की ज़रूरत है या फिर किसी भी और प्रकार की लीव की ज़रूरत है तो उनके लिए ऐसे प्रावधान होने चाहिए, जहाँ पे जो विमेंस जो है अगर वो काम करने के लिए जा रही है तो उनको ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि उनको ज़रूरत पड़ने पर ये सारी लीव जो है वो भी मिलनी चाहिए, ठीक है, ताकि ह्यूमन का जो कंडीशंस है वो सारी उसको प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो ये बात करता है आपका अनुच्छेद 42, आर्टिकल नंबर 42, ठीक है। अब 43 आर्टिकल क्या बात करता है, लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर्स, यानी कि जो आपके कर्मकारों के लिए निर्वाह मौजूदी होनी चाहिए, यानी कि जो आपके वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर लिविंग वेजेस जो है वो मिलने चाहिए। जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके काम करने वाले मजदूर जो हैं उनको लिविंग वेजेस जो हैं उनको प्रॉपर वेज मिलने चाहिए। वेज यानी कि उनकी जो सैलरी होती है, भाई वो जितना काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनको वेजेस जो है, उनको सैलरी जो है वो मिलनी चाहिए, ताकि वो अपना जीवन जो है वो सही तरीके से यापन कर सके, उनकी जो बेसिक नीड है वो फुलफिल हो सके। एटलीस्ट इतना वेजेस तो उनको मिलना ही चाहिए, ये भी बताया हुआ है आपके आर्टिकल 43 के अंदर, ठीक है। अब अगला अनुच्छेद जो है वो आता है आपका 43A। अब यहाँ पे भी देखो कैपिटल A लिखा हुआ है। 43 किसकी बात करता है, आर्टिकल 43 बात करता है कि वर्कर्स को प्रॉपर वेज जो है वो मिलने चाहिए। अब इसका ही एक भाग नहीं है, एक अलग अनुच्छेद दे रखा है 43A। वो क्या बात करता है, 43A बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका अलग से एक अनुच्छेद है, अलग से एक आर्टिकल दे रखा है, ठीक है। 43B क्या बात करता है, अब ये भी आपका एक अलग से ही आर्टिकल है। 43 है, 43A भी है, 43B भी है। अगर ये 43 वाले आर्टिकल के ही भाग होते तो यहाँ पे स्मॉल ABCD होती, लेकिन यहाँ पे स्मॉल ABCD नहीं है, यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है, यानी कि ये एक अलग अनुच्छेद बता रहे, ये नहीं बता रहे कि हम 43 का ही भाग हैं। अगर स्मॉल ABCD होती तो 43 का ही भाग होते, वो दर्शाते, लेकिन कैपिटल लिखा हुआ है यानी कि ये एक सेपरेट अलग से अनुच्छेद है। 43A क्या बात करता है कि जो आपके वर्कर्स हैं उनको हमको क्या करना है, मैनेजमेंट के अंदर उनकी भागीदारी को प्रमोट करना है। और 43B क्या बात करता है, सहकारी समितियों का हमको प्रचार करना है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी हमको प्रमोट करना है, ठीक है। 44 क्या बात करता है, 44 अनुच्छेद बात करता है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए सिटीजन्स के लिए। जितने भी आपके सिटीजन हैं, जितने भी आपके नागरिक हैं, उन सभी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। सभी के लिए समान तरीके के कानून जो है, समान तरीके के कोड जो है वो होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के लिए कुछ अलग कानून है, कुछ अलग नीति नियम है, अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म यानी कि इक्वल, समान तरीके के कानून जो है वो सभी के लिए होने चाहिए, ठीक है। 45 अनुच्छेद क्या कहता है, 45 अनुच्छेद बात करता है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, यानी कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों की बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान जो है वो दिया हुआ है आपके अनुच्छेद 45 के तहत। अब ये जो अनुच्छेद है वो, और जो हमने फंडामेंटल राइट्स में एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे एजुकेशन की बात होती है ना, ये दोनों ही अनुच्छेद जो है वो आपके 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आए थे 2002 में। और अभी हम आगे आने वाली क्लासेस में जो हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे, जो हमारे मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, वहाँ पे भी जो हमारी टोटल पहले 10 ड्यूटीज़ थी, अब हमारी टोटल 11 ड्यूटी हो गई है। एक ड्यूटी को हमने बढ़ा दिया, वो जो बढ़ाया है वो भी हमने 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही उसको बढ़ाया है। तो 2002 में एजुकेशन से जुड़ी हुई 3 चीज़ें हुई थी। एक तो हमने अनुच्छेद लगाया था हमारा नया फंडामेंटल राइट में जो हम पढ़ चुके हैं, एक हमने ऐड किया एक हमारा जो अनुच्छेद है वो हमारा 45 जो हमारा DPSP है, पहले से ही था ये अनुच्छेद, इसमें हमने कुछ बदलाव करे हैं, क्या करें अभी बताऊंगी, ठीक है। और एक हमने अनुच्छेद नया ऐड किया है हमारे मौलिक कर्तव्य में, फंडामेंटल ड्यूटी में। तो ये 3 चीज़ें नई ऐड हुई थी आपके 2002 में एजुकेशन से जुड़ी हुई। तो ऐसा क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब 45 जो आपका अनुच्छेद है वो क्या बात करता है कि 6 साल से छोटे बच्चे या फिर 6 साल तक जो आपके बच्चे होते हैं उनको सभी को एजुकेशन का अधिकार है, उनको सभी को फ्री एजुकेशन जो है वो सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो इन सभी बच्चों को 6 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। अब इसमें बदलाव क्या हुआ, इसमें ये बदलाव हुआ कि पहले ये जो एजुकेशन है वो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए बताई हुई थी,
कि भाई जो आपके 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, राज्य की ये ड्यूटी बनती है कि वो 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे। फिर बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 के अंदर, हम नया एक है ना एक्ट लेकर आए। उस एक्ट में हमने क्या करा, इसकी एज जो है वो हमने 14 से कम कर 6 कर दी, और एक हमने नया अनुच्छेद ऐड कर दिया फंडामेंटल राइट्स के अंदर, मौलिक अधिकार में, और वहाँ पे हमने लिख दिया कि सभी लोगों का ये अधिकार है, जितने भी 14 साल तक के बच्चे हैं उन सभी का ये अधिकार है कि उनको एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, और फिर हमने क्या करा, एक नया अनुच्छेद हमारे फंडामेंटल ड्यूटी जो है, मौलिक कर्तव्य जो है, वहाँ पे भी 2002 में ऐड कर दिया, और ये कहा कि हर एक पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन दे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने 2002 में करी थी। आपको डीपीएसपी के पर्सपेक्टिव से क्या याद रखना है, पहले ये जो डेट थी वो 6 से 14 साल तक के बच्चों की थी। जब हमने बदलाव करे तब हमने इसको कह दिया कि 6 साल तक के बच्चों के लिए राज्य की ये ड्यूटी बनती है कि वो उन सबको एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करे। ठीक है, ये कौन बात करता है, अनुच्छेद 45 जो है, आर्टिकल 45 जो है वो इसकी बात करता है। ठीक है, अगला आता है आपका 46 आर्टिकल। अनुच्छेद 46 क्या बात करता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक राइट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को भी हमको बढ़ावा देना है। अब 46 अनुच्छेद क्या बात करता है, 46 अनुच्छेद कहता है कि ठीक है, राज्य की ये भी ड्यूटी बनती है कि इसको कुछ ऐसे प्रावधानों को लागू करना चाहिए जिससे जो हमारे SC ST की जो कास्ट है, जो हमारी शेड्यूल जाति जो है, जो हमारी अनुसूचित जाति जो है ना, अनुसूचित जनजाति जो है, जो भी हमारे अन्य बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनका भी डेवलपमेंट हो सके। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ हमको यही देखना है कि जो अच्छे वर्ग हैं या फिर जो अच्छी अच्छी क्लासेस हैं, जो मेजॉरिटी है, सिर्फ उनको ही आगे लेकर आओ, नहीं, बल्कि जो बैकवर्ड क्लासेस है ना, अनुसूचित जाति जनजाति जो है, उनको भी हमको आगे लेकर आना है, उनका भी हमको प्रमोशन करना है, उनका भी हमको डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो ये भी किसकी ड्यूटी बनती है, राज्य की ड्यूटी बनती है। तो ये भी आपकी डीपीएसपी में यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य के, उसके अंदर ऐड कर दिया इसको भी। ठीक है, ये आपका 46 अनुच्छेद जो है, आर्टिकल 46, उसमें ये बात बताई हुई है। ठीक है, अब 47 आर्टिकल क्या बात करता है, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। 47 आर्टिकल बात करता है पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य। राज्य की ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, जो आपके है ना जीवन का स्तर है, और जो आपके स्वास्थ्य के सुधार के लिए पोषण का स्तर जो है, उसमें एक है ना जो अच्छी चीज़ है उसको मेंटेन करके रख सके, यानी कि उसको मेंटेन करके रख सके। फिर से बताती हूँ, 47 आर्टिकल जो है वो क्या बात करता है, आपके राज्य की ये ड्यूटी बनती है, ये राज्य का कर्तव्य है कि वो राज्य के अंदर सभी लोगों की हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहे, सभी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा बना रहे, उसके लिए लेवल ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का जो स्तर है, पोषण तत्वों का जो स्तर है वो उनको अच्छा मेंटेन करके रखना चाहिए। ये ड्यूटी किसकी है, ये ड्यूटी बनती है आपके राज्य की, यानी कि उनको ऐसी पॉलिसीज को डेवलप करना चाहिए जहाँ पे वो बच्चों को है ना खाना प्रोवाइड करे स्कूल के अंदर, जैसे कि मिड डे मील्स वगैरह होती है, वहाँ पे उनको है ना अच्छा पोषण वाला खाना मिलता है। तो ये क्यों मिलता है, ये ऐसे डीपीएसपी बनाए हुए हैं ताकि राज्य की ये ड्यूटी बनती है, और राज्य अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए ही ऐसी अलग अलग पॉलिसीज जो है वो बनाता है। ठीक है, तो ये जितने भी चीजें होती है ना, वो सरकार ऐसी पॉलिसीज जो भी लेकर आती है वो इन सारी चीजों को कवर करने के लिए ही लेकर आती है। तो 47 क्या बात करता है कि सभी लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा बना रहे, उनके स्वास्थ्य में सुधार आए, उनके स्वास्थ्य जो है वो अच्छा बना रहे, उसके लिए अच्छा खाना तो मिलना चाहिए, तो न्यूट्रिशियस फूड जो है वो सभी को प्रोवाइड होना चाहिए। ये ड्यूटी भी राज्य की ही बनती है। तो इससे जुड़े हुए राज्य क्या करते हैं, अलग अलग पॉलिसीज जो हैं, अलग अलग स्कीम वगैरह लेकर आते रहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 48 क्या बात करता है, 48 बात करता है कृषि और पशुपालन का संगठन करना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि राज्य की ड्यूटी बनती है कि वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पे भी ध्यान दे। ठीक है, 48A एक फिर से अलग अनुच्छेद आ गया, कैपिटल A लिखा हुआ है। अब ये क्या बात करता है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि 48A अनुच्छेद बात करता है पर्यावरण का संरक्षण करना और सुधार और जंगलों और वन जीवों की सुरक्षा करना। ये भी ड्यूटी किसकी है, राज्य की बनती है। अब ठीक है भाई, इंसानों के लिए तो इतना सारा काम कर लिया, लेकिन जो हमारे जंगल है, जो हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो हैं, ठीक है, जो हमारे जानवर है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उनके प्रति भी तो राज्य की कुछ ड्यूटी बनती है ना, कुछ कर्तव्य बनता है। तो राज्य को सिर्फ ये नहीं देखना है कि सिर्फ इंसानों का ही लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, सिर्फ जो इंसान है वो ही सिर्फ अच्छे बने रहे, नहीं, इंसानों के साथ साथ जो जानवर हैं, जो आपके पेड़ पौधे हैं, उनकी सुरक्षा करना, उनका संरक्षण करने की भी ड्यूटी राज्य की ही बनती है। ठीक है, तो इसलिए राज्य जो है वो ऐसी अलग अलग स्कीम्स लेकर आते रहते हैं ताकि आपके जो एनिमल्स हैं वो प्रोटेक्ट हो सकें, आपके जो फॉरेस्ट वगैरह हैं, जो आपके पेड़ पौधे जो है वो प्रोटेक्ट हो सकें। तो वो क्यों लेकर आते हैं, 48A आर्टिकल को पूरा करने के लिए। ठीक है,
समझ में आ गया। 48A क्या बात करता है, पर्यावरण का संरक्षण करना है और उसका सुधार करना है। ये ड्यूटी किसकी है, राज्य की है। जंगलों और वन जीवनों की क्या करनी है, सुरक्षा करनी है। ये ड्यूटी किसकी है, राज्य की है। ठीक है। 49 क्या बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। 49 बात करता है स्मारकों और स्थानों और राष्ट्रीय महत्व की जो वस्तुएं हैं उनका भी संरक्षण करना है। ये ड्यूटी किसकी है, ये भी राज्य की ही बनती है। भाई इंसानों का संरक्षण कर लिया, इंसानों के है ना आगे लाइफ उनकी अच्छी बनी रहे, उनका है ना प्रमोशन हो, वो अच्छी उनकी ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके, कल्याणकारी राज्य इंसानों के लिए बन सके, ये ड्यूटी तो राज्य ने निभा ली। ठीक है भाई। फिर 48A आर्टिकल ने क्या बात करा, अनुच्छेद 48A ने बात करा कि इंसान के साथ साथ जो आपके जानवर हैं, जो आपके पेड़ पौधे हैं, उनका भी संरक्षण होना चाहिए, उनका भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ये ड्यूटी किसकी बनती है, ये भी राज्य की बनती है। ठीक है भाई, राज्य ने 48 आर्टिकल के तहत इसको भी निभा लिया। अब 49 क्या बात करता है, भाई इंसानों के बारे में सोच लिया, जानवरों के बारे में सोच लिया, पेड़ पौधों के बारे में सोच लिया, तो जो तुम्हारे पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, जो तुम्हारे है ना पूर्वज बनाकर गए थे, या फिर जो भी तुम्हारे नेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि राष्ट्र के है ना हित से जुड़े हुए जो भी आपके मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो भी आपके स्मारक, जो भी आपकी स्थलियां हैं, स्थान हैं आपके, जो भी उनकी संरक्षण, उनकी है ना सुरक्षा करना की जो ड्यूटी है, उनका संरक्षण करने की जो ड्यूटी है वो किसकी है, वो भी राज्य की ही बनती है। यानी कि 49 आर्टिकल क्या बात करता है, हमको प्रोटेक्शन करना है मॉन्यूमेंट्स का, ऐसी प्लेसेस का जो हमारी नेशन की इंपॉर्टेंस के लिए बनी हुई है। यानी कि स्मारक जो होते हैं, जो हमारे ऐसे स्थान हैं जो हमारी राष्ट्रीय महत्वता का है ना इंपॉर्टेंस रखते हैं, यानी कि हमारी राष्ट्र की इंपॉर्टेंस को दर्शाते हैं, ऐसी चीज़ों को क्या करना है, हमको प्रोटेक्ट करके रखना है, इनका संरक्षण जो है वो हमको करके रखना है। इस ये ड्यूटी बनती किसकी है, राज्य की बनती है। ठीक है। फिर अनुच्छेद 50 क्या बात करता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए, यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का सेपरेशन होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो एक साथ में नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर करने वाले नहीं होने चाहिए। यानी कि सिंपली आपका अनुच्छेद 50 क्या बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर की, कि भी सेपरेशन ऑफ पावर जो है, न्यायपालिका जो है आपकी, कार्यपालिका जो है आपकी है ना, जो आपकी लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी जो है, इन सब का जो काम है, जो काम करने के तरीका जो है वो सब अलग अलग होना चाहिए। कोई भी किसी में भी इंटरफेयर नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब हस्तक्षेप करने से होगा क्या, अगर जुडिशरी के कामों में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर करेगी तो क्या होगा, कोई भी डिसीजन लेना होगा, कोई भी न्याय से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन लेना होगा, तो हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने फेवर की जो बातें हैं वो जबरदस्ती जुडिशरी के ऊपर थोपे कि नहीं तुमको ये चीज़ हमारे अकॉर्डिंग ही करनी है, ये न्याय जो है वो तुमको हमारे अकॉर्डिंग ही लेना है। तो क्या होगा, उससे जो जस्टिस जो है, जो हमारे पास में है ना, हमको मौलिक अधिकार दिया हुआ है कि हमारे पास में सोशल जस्टिस है, वो नहीं बना रहेगा। जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में भी बताया हुआ है कि राज्य की ड्यूटी बनती है कि वो समान तरीके का जस्टिस जो है, न्याय जो है वो समाज के अंदर बनाए रखें, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो इसके लिए सेपरेशन ऑफ पावर जो है, यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका जो है, इन सबका अलग अलग काम करना ही ठीक है, ताकि कोई भी एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सके। ठीक है। ये बात करता है कौन, सेपरेशन ऑफ पावर, अनुच्छेद 50 वाला। और अनुच्छेद 51 क्या बात करता है, आर्टिकल 51 जो कि हमारा लास्ट डीपीएसपी है, वो बात करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा को हमको बढ़ावा देना है। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो, ये मैंने याद रखा था। अनुच्छेद 50 जो है वो बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर की, कि भाई आपकी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों की पावर जो है वो बटी हुई रहेंगी। अब जब तीनों की पावर बट गई तो कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं होएगा, सब कुछ शांति का माहौल रहेगा, पीस और सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन होकर रहेगी। तो आर्टिकल 50 क्या बात करता है, जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर है उसकी बात करता है। और आर्टिकल 51 क्या बात करता है, अब जब पावर ही सेपरेट हो गई तीनों की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की, तो फिर क्या होगा, हम पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे ही करेंगे। ठीक है। तो यानी कि आर्टिकल 51 जो है वो बात करता है हमको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे शांति को और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ये बात करता है आपका अनुच्छेद 51। तो ये हो गए आपके सारे डीपीएसपी जो कि हमने देख लिया, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जितने भी आपके डीपीएसपीज थे, उनसे जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी मैंने आपको बता दी है। ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गए होंगे सारे। अब हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं, डीपीएसपी जो है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। वैसे तो हमने देख लिया है, पर फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये आपके जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में आते हैं, डीपीएसपी भाग 4 में आते हैं। ठीक है। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए हैं। शुरुआत में ही बता दिया था आपको। जो मौलिक अधिकार है वो नेगेटिव है, लेकिन जो आपकी डीपीएसपी है वो पॉजिटिव है। मौलिक अधिकार जो है वो एनफोर्सिएबल इन नेचर है,
अभी समझाती हूँ इन शब्दों का मतलब। जो डीपीएसपी है वो नॉन एनफोर्सेबल इन नेचर है, यानी कि नेगेटिव क्यों कहा मैडम? नेगेटिव इसलिए कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हर एक इंडिविजुअल को, यानी कि हर एक इंसान को दे रखे हैं राज्य के अगेंस्ट में, कि भाई हमारे पास में ये अधिकार है कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता है, हमारे पास में ये अधिकार है कि राज्य हमारे प्रति किसी भी तरीके का पक्षपात जो है वो नहीं कर सकता है, किसी भी तरीके का भेदभाव जो है वो नहीं कर सकता है, छुआछूत से जुड़ा हुआ जो भी भेदभाव है वो राज्य नहीं कर सकता है। यानी कि मौलिक अधिकार हर एक इंडिविजुअल को राज्य के अगेंस्ट में दे रखे हैं। लेकिन जो आपकी डीपीएसपी है वो किसको दे रखे हैं? वो इंडिविजुअल को नहीं दे रखे हैं, मैंने बताया था, वो राज्य को दे रखे हैं कि भाई राज्य की ये ड्यूटी बनती है कि सभी लोगों का कल्याण हो सके, कल्याणकारी राज्य बन सके। तो राज्य की ड्यूटी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है कि ये सारे नीति निर्देशक तत्व जो हैं, ये सारे सिद्धांत जो है उसको अपने राज्य में लागू करने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बताया हुआ है कि हमारे पास में जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमको राज्य के अगेंस्ट में दे रखे हैं, राज्य के विरुद्ध में दे रखे हैं कि राज्य की ये ड्यूटी बनती है, या फिर राज्य के पास में हमारे साथ में ऐसी ऐसी चीजें करने का जो अधिकार है वो नहीं है, उसके अगेंस्ट में हमको ऐसे अधिकार दे रखे हैं। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव नेचर जो है वो दिखाता है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो नेगेटिव है। डीपीएसपी जो है वो राज्य को ड्यूटी देते हैं, ठीक है, राज्य को है ना ऐसे प्रावधान बनाने का अधिकार देते हैं। तो ये आपके पॉजिटिव नेचर है। ठीक है, फिर फंडामेंटल राइट्स आपके एनफोर्सिएबल है, यानी कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो हम जा सकते हैं कोर्ट में और इसके खिलाफ हमारी जो कंप्लेन है वो लिखवा सकते हैं, केस जो है वो लड़ सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो। लेकिन अगर हमारे डीपीएसपी का हनन हो रहा है तो फिर ये एनफोर्सिएबल नहीं है, हम कोर्ट में जाकर कानून में जाकर है ना कानूनी रूप से इसके खिलाफ है ना कोई भी कंप्लेन वगैरह नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते मैडम? क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है ना, ये कंपलसरी नहीं है, राज्य की कोई उसके ऊपर ऐसी मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये लागू करने ही पड़ेंगे, नहीं करोगे तो जेल हो जाएगी, नहीं, ये कंपलसरी नहीं है, ये राज्य की ड्यूटी बनती है। अब राज्य सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमोशन करना है पीस का और सिक्योरिटी का, ठीक है, अब ये कोई कंपलसरी बात नहीं है कि राज्य को ये करना ही करना है। तो अगर राज्य ऐसा नहीं करता है ना, तो हम ये जाकर कोर्ट में नहीं बोल सकते हैं कि राज्य पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, ये पूरी चॉइस राज्य को दे रखी है, उसकी मर्जी होगी तो करेगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं करेगा, और वो अपनी मर्जी का मालिक है इस केस में। तो इसलिए हम उसके खिलाफ कानून है ना, उसके खिलाफ कोर्ट में जाकर कोई भी कानूनी चीजें जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए डीपीएसपी नॉन एनफोर्सिएबल है, फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल इन नेचर है। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य के माध्यम से देख लेते हैं डिफरेंस। डीपीएसपी जो है वो क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए दे रखे हैं, लेकिन जो आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए दे रखे हैं, है ना, आपके जो राजनीतिक उद्देश्यों के है ना अकॉर्डिंग दे रखे हैं। लेकिन जो आपकी डीपीएसपी है वो सोशल और इकोनॉमिक है ना उद्देश्य के लिए दे रखे हैं। ठीक है, और आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो लेजिस्लेचर के पास में कोई भी पावर नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने की, लेकिन डीपीएसपी में लेजिस्लेचर के पास में पावर है उनको इम्प्लीमेंट करने की। हमने आर्टिकल 35 पढ़ा था, अनुच्छेद 35 क्या बात करता है, जितने भी हमने अनुच्छेद देखे हमारे भाग 3 में वो सारे अप्लाई करने की ड्यूटी किसकी है, संसद की है, पार्लियामेंट की है, स्टेट लेजिस्लेचर की नहीं है। तो ये क्या बात करता है कि फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए जितने भी आपके प्रावधान हैं उनको बनाने की लागू करने की ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास में है, लेजिस्लेचर के पास में नहीं है। लेकिन डीपीएसपी जो है वो लेजिस्लेचर को ही दे रखे हैं, वो राज्य की सरकार को ही दे रखे हैं कि आपके पास में ये अधिकार है कि आप ऐसे ऐसे प्रावधान जो है वो बना सकते हो। तो यानी कि फंडामेंटल राइट्स की पावर लेजिस्लेचर के पास में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास में है। डीपीएसपी की पावर जो है वो लेजिस्लेचर के पास में भी है, उनको इम्प्लीमेंट करने की पावर जो है उनको है ना क्या बोलते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन करने की पावर जो है वो लेजिस्लेचर के पास में भी है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। जो भी थ्योरी का पार्ट था वो सारा आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। फाइन, पहला सवाल क्या बोलता है, आपको यहाँ पे है ना बताया हुआ है कि विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीपीएसपी जो है उनकी लिमिटेशन जो है वो क्या क्या है, यानी कि भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो विधायिका के कृत्यों का निर्बंधन करते हैं या फिर कार्यपालिका के कृत्यों का निर्बंधन करते हैं। तो डीपीएसपी जो है वो ना ही विधायिका और ना ही कार्यपालिका के कृत्यों का निर्बंधन करते हैं, तो दोनों ही गलत है, यानी कि नीदर 1 नॉर 2। पूछा था कि कौन सा सही है, दोनों ही सही नहीं है। आईएएस जो आपका प्री 2017 का एग्जाम हुआ था उसका ये सवाल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या बोला है, 2 कथन दे रखे हैं, पूछा है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। आईएएस का प्री 2015 का ही सवाल है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्वों के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इन कथनों पे विचार करना है कि कौन सा सही है। पहला बोला है प्रिंसिपल स्पेल आउट सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं।
दूसरा बताया हुआ है प्रोविजंस कंटेंट इन दीज प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। इन तत्वों में अंतर्विष्ट है ना अंतर्विष्ट उपबंधन किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि हम जाकर कोर्ट में इसका एनफोर्समेंट नहीं कर सकते हैं। कौन सा कथन सही है? दोनों ही कथन सही है। जो आपकी डीपीएसपी है वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए है, कि भाई समाज का विकास हो सके सामाजिक और आर्थिक दोनों तौर पे। ठीक है, तो जो आपकी डीपीएसपी है वो सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को दिखाते हैं और ये नॉन एनफोर्सेबल इन नेचर भी है, यानी कि कोर्ट में जाकर हम इनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं अगर इनका हनन होता है तो। ठीक है, दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है? द पर्पज ऑफ डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनका प्रयोजन क्या है? ले डाउन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस विच वुड गाइड स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल, ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो सभी स्तरों पर राज्य नीति का मार्गदर्शन करे। दूसरा बोला है इम्प्लीमेंट गांधीज आइडिया फॉर डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट, यानी कि गांधी के विकेंद्रीकरण राज्य के विचार का कार्यान्वयन करना। फिर बोला है चेक द यूज ऑफ आर्बिट्री पावर बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा यादृच्छिक शक्तियों के प्रयोग का नियंत्रण करना। और फिर प्रमोट वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के पिछड़े वर्ग के कल्याण को संवर्धन करना। तो इनमें से कौन सी बात जो है वो आपकी डीपीएसपी का मेन उद्देश्य है, उसका मेन पर्पज है या फिर मेन ऑब्जेक्टिव है? ले डाउन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन विच वुड गाइड स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल, ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो सभी स्तरों पर राज्य नीति का है ना मार्गदर्शन कर सके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या बोला है? हमको बताना है कि डीपीएसपी का पर्पस क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या है। तो ये उद्देश्य है कि ऐसे पॉजिटिव चीजें समाज में लाई जा सके समाज के हर लेवल के ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 2011 का ये सवाल है आपका। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उनके बारे में बताया हुआ है। पहला बोला है वो क्या है? बेसिक इंपॉर्टेंस इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, देश के शासन में मूलभूत महत्व है उनका। कैन नॉट बी एनफोर्सेबल, यानी कि हम कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ है ना कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। और सी बोला है इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू गिव देम प्रॉपर वेटेज वाइल मेकिंग द लॉ, राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण के विधि निर्माण में उनका सम्मान करे, यानी कि विधि का जो जब भी वो निर्माण करते हैं, जब भी वो कानून नीति नियम बनाते हैं, तब वो डीपीएसपी का ध्यान रखे और उनका ध्यान रखकर ही वो कानून की नीति वगैरह बनाए। ठीक है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन इनमें से जो डीपीएसपी है उनको दर्शाता है? तो तीनों ही कथन जो है वो डीपीएसपी को दर्शा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि ये क्या करते हैं? बेसिक इंपॉर्टेंस है गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, देश के शासन में मूलभूत महत्व है इनका। ठीक है, इनको हम एनफोर्स भी नहीं कर सकते हैं, ये तो कितनी बार बता दिया। और तीसरा क्या बोला है? ये राज्य की ड्यूटी बनती है, ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका कर्तव्य है कि वो जब भी किसी विधि का निर्माण करे, जब भी वो किसी लॉ कानून नीति नियम को बनाए, तो वो इन डीपीएसपी को ध्यान में रखकर बनाए। ठीक है, तो तीनों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। यूपीपीसीएस जो आपका प्री हुआ था 2002 में, उसका सवाल है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है? अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? आपके समता का अधिकार का, डीपीएसपी का, स्वतंत्रता का अधिकार का, या फिर कल्याणकारी कल्याणकारी राज्य का, यानी कि कल्याण की अवधारणा का। तो किसका उल्लंघन करता है? तो ये उल्लंघन करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। सवाल क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? हमारे डीपीएसपी में ये बताया हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि वेल्थ जो है, धन जो है वो एक ही है ना कम्युनिटी के पास में नहीं होना चाहिए या फिर कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए। इसका केंद्रीकरण ना होने के बजाय इसका विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात करते हैं हमारे डीपीएसपी के अंदर ऐसा बताया हुआ है। तो इसलिए ये किसका उल्लंघन करता है? अगर धन का केंद्रीकरण होता है तो उसमें किसका उल्लंघन हो रहा है? उसमें डीपीएसपी का उल्लंघन हो रहा है, यही पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 1993 में पूछा हुआ सवाल अगेन 2021 में यूपीएससी आईएएस का जो आपका एग्जाम हुआ था उसका है ना, यूपीएससी जो आपका प्री का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसका सवाल है ना, सेम टू सेम सवाल आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी या फिर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों। तो यहाँ पे क्या बोला है? संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो जो आपके डीपीएसपी जो है, नीति निर्देशक तत्व जो है, वो
अच्छी गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है। किसी भी देश में अच्छा शासन हो सके उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसका आधारभूत क्या है, उसकी फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन है उसके नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, IAS जो आपका 2013 में एग्जाम हुआ था उसका ये सवाल है। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आपके कोई भी कमेंट है, आपका कोई भी डाउट आता है, कोई भी सजेशन है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।